Assalamualaikum. My name is Hafiz Abdullah, your co-host डॉक्टर सुहेब। अच्छा भाई, अब रहेगा बायोकेमिस्ट्री और अदर्स, तो उसके बारे में। बायोकेमिस्ट्री में इनके जो पहले वाले हैं ना मॉड्यूल वाले, वो तो सारे सिंपल लैब हैजर्ड्स हैं, सेल ऑर्गेनाइज इक्विपमेंट, सेल ऑर्गेनाइज को मतलब वो जो होता है मुझे उसका प्रेटिस का भूल गया, जिसमें सेपरेट करते हैं वो बायोकेम लैब, माइक्रो लैब नहीं जिसमें हम लोग तो दोबारा वीडियो शुरू करो यार। नहीं ठीक है, जाने तो कुछ नहीं होता। जिसमें हम लोग प्रेटिस होता है, जिसमें हम लोग वो ब्लड को घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज। हाँ सेंट्रीफ्यूज सही, उसके रिलेटेड होता है। अच्छा, इसमें जो प्रैक्टिकल आ सकता है ना, ये लैब हैजर्ड्स वाले मुश्किल हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन। ये हमें आया था यूएचएस में, और इसमें जितनी भी डिटेल लिखी हुई है ऑर्गेनाइज सेपरेट करने की और सारा जो मैकेनिज्म है वो पूछते हैं ऑपरेटर्स को चलाते कैसे हैं, और पहले आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं ना। उसके बाद अगला है इक्विपमेंट वाला, उसमें माइक्रो लैब है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हॉट ओवन है, वाटर बाथ है, सेंट्रीफ्यूज है, वही माइक्रो लैब होगी। मैक्सिमम माइक्रो लैब या सेंट्रीफ्यूज इससे ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो दिखा सकते हैं, सिर्फ पिक्चर में आएगा, पूरा ऑपरेटर्स मुश्किल है दिखाना। लेकिन उसमें ना एक चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है, या तो अपने कॉलेज में वो चीज़ें देखी होंगी। हाँ, अगर देखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी कोई इशू नहीं है। गूगल पे जाओ, लिखो माइक्रो लैब, आ जाएगा। उसकी वो प्रिंसिपल देख लो, जर्नल की किस तरह काम करता है, और उसके पार्ट्स लाजमी देखें ना, उस पर आएगा वो आपके पिन पॉइंट्स के, ये क्या है, ऐसे है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस मॉड्यूल में वो है क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, पहले आता है आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स, उसमें आपके पास क्रोमेटोग्राफी वाला जो टैंक है वो पड़ा होता है, पेपर पड़ा होता है। फिर आता है इसका प्रिंसिपल क्या है, इस पे काम कैसे करते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसीजर बता दिया। उसके बाद आपसे पूछते हैं यूजेस क्या है, इसके अलावा कोई इतना वो नहीं होता, या वो पूछ लेते हैं जो मीडियम्स होते हैं, मूव कैसे करता है वो वाला, मोबाइल मीडिया फेज और स्टेशनरी फेज जो फेजेस होते हैं, बस वो मैक्सिमम यही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। आगे आ जाता है हमारे पास ये सिंथेसिस है, यानी ये तो सारे वो आ गए ना। पहला है कि हीमोग्लोबिन एंड इट्स टाइप्स वाला, वो भी थ्योरी वाला है। हीमोग्लोबिन ये हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक जो फिजियो वाला था ना। अच्छा, नहीं इसमें थ्योरी में भी ये पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन? ये बेसिकली अब सब ये थ्योरी में ही पूछते हैं, इसमें प्रैक्टिकल में नहीं पूछते। जो इनके प्रैक्टिकल्स बाद वाले हैं ना, वो हैं जो इम्पोर्टेंट है, ALT AST वो वाले, वो इम्पोर्टेंट है। अब उसमें बेसिकली आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें आपने इंटरप्रेट करना होता है कॉजेज़ क्या हैं, और आपने इसको किस तरह इम्पोर्टेंस क्या है, किस में बड़े होते हैं, डिफरेंस किस तरह करना है प्री पोस्ट में। और क्रॉनिक और एक्यूट में, क्रॉनिक एक्यूट तो शायद नहीं आएगा इनको। नहीं वो नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ ये है कि प्री हिपैटिक है, हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है। ALT AST की किस तरह डिफ्रेंशिएशन से आप ना उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में इसका ना बेसिक जो बैक ऑफ द माइंड कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब लीवर है, ब्लड आ रहा है, लीवर के बाद जा रहा है, लीवर में होगा तो हिपैटिक है, लीवर से ऊपर होगा तो प्री हिपैटिक है, नीचे होगा तो पोस्ट हिपैटिक है। ये अगर आपने नहीं लिया कॉन्सेप्ट, इसको कोई यूट्यूब से अच्छी सी वीडियो देख के ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा। और साथ में बिलुरुबिन और दूसरा प्रैक्टिकल भी इसी के अंडर आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। फिजियो का भी एक ना, वो भी, हाँ वो जो लास्ट पे था फिजियो वाला, वो भी आ जाएगा। तो उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर इनका माइक्रो लैब वाला प्रैक्टिकल एक होगा। माइक्रो लैब वाले प्रैक्टिकल में रिएजेंट्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे कॉलेज वाले तो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू होता है ना, उसके थ्रू करवाते थे। तो अब बाकी कॉलेजेस ने शायद नहीं कर दिया हो। हमें बाद में इन्होंने शिफ्ट माइक्रो लैब पे करवा दिया था, लेकिन UHS में जितने प्रैक्टिकल आए थे वो सारे फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के हिसाब से आए थे, 3 क्यूबिट्स वाले, उसी के हिसाब से आए थे कि आपने ब्लैंक डालना है, दैन एक में रिएजेंट और एक में टेस्ट और एक में कुछ नहीं डालना। तो मेरे ख्याल से ना बेसिकली बजाय के रिएजेंट्स को याद करने की टेक्निक सिर्फ देख लो यार। उसमें ऐसे है ना कि आपने सबसे पहले करना होता है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने रिएक्शन वाले जो मुश्किल नाम है वो तो आपको करने पड़ेंगे। रिएक्शन के बाद आप लोगों ने प्रिपरेशन के जो मेथड है वो सेम रहे, वही 3 क्यूबिट्स वाला। उसमें क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती कितना डाल रहे हो, लेकिन वो करना चाहिए, कर लेना चाहिए। उसके बाद उसके रिलेटेड जो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आएंगे। और ये जो गाइडेंस है ना, ये इस प्रैक्टिकल के लिए फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, ये आगे सारों में से चलेगी। आपको वही रिएक्शन याद करना है, वही प्रिपरेशन का मेथड और इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड किसी भी एक जिसको आप देख लो। हाँ यही चलेगा। और अगले ब्लॉग्स में ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़्यादा आएंगे। और दूसरे नंबर में ये बात करना चाहता था कि UHS का कोई पता नहीं लगता।
ठीक है ना, कोशिश करो, क्योंकि अब एनुअल से मॉड्यूलर हो तो गया है लेकिन ये देसी मॉड्यूलर है तो उसमें ना कोई ना हिसाब किताब नहीं लगता। कोशिश करो कि थोड़ा सा मतलब जैसे चल रहा है ना सिस्टम, उसको हल्का सा टच में रखो, ताकि चूँकि हमारे टीचर्स भी ये कहते थे कि जो एग्जामिनर वो है तो एनुअल वाले ही है ना, उनको सेट होने में टाइम लगेगा। अभी तो फिर भी 4 साल हो गए हैं, कोई मतलब चेंज तो आया है, लेकिन फिर भी ऑन सेफर साइड और सेफर जोन के लिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा अदर भी इसी में कवर करेंगे। हाँ, उसके बाद अदर में आ जाता है पर्ल्स। पर्ल्स में आपका 5 नंबर का स्टेशन है, जो पहले 8 का होता था 5 का हो गया। उस पर्ल्स में ना आपको सिनेरियो दिया होता है ना, अभी रिसर्च के रिलेट पहले आपने पर्ल्स की एब्रीवेशन याद करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्ल्स में ना अभी आपके लेवल पे रिसर्च नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन जो पूछेंगे वही होगा कोई भी रैंडम सा सिनेरियो होता है। बस एक चीज़ याद रखनी है, जो एलो है उसमें से नहीं आएगा। हाँ, सिनेरियो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी एक सोसाइटी के हेड हो, हाँ, आपकी टीम है, आपको कोई टास्क मिला, आप कैसे परफॉर्म करवाओगे, लाइक आप हाँ, उसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि उनसे आपसे कि आपके जो वो काम कर नहीं रहे, आप क्या करोगे। तो आपने इसमें बेसिकली करना कि आपने अपना बैक ऑफ माइंड पे ना पॉजिटिव थिंकिंग वाला करना है और अपनी तरफ से सारा बताना है। आपने क्वेश्चन देखना है, 2 बार पढ़ो, 3 दफ़ा पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ो, पहले 1-2 मिनट लगा के स्टोरी जेन में बना लो, ठीक है। आपके पास एक ना हेडिंग्स हो आपके जहन में, या फिर आपके पास एक मैप हो कि ये पाथ है, मैंने इसके ऊपर चलते चलते बताना है, उसके ऊपर आपने बताना है। और एग्जामिनर अगर आप अच्छा बता रहे हो ना, कोशिश करो थोड़े सा एग्जामिनर भी कि जो की में पॉइंट होता है ना वो हल्का सा बता देता है, तो आप उसके ऊपर लेकिन जो आप एग्जामिनर बताए उस पर ज़रूर फोकस करना है कि वो कौन सा एक पॉइंट बता रहे हैं। अगर नहीं भी समझ आ रही चेप दो। हाँ इसमें यार, इतना मुश्किल होता नहीं है। हाँ। हमें आज तक कितने सारे वही चीज़ होती है, कोई इतना वो नहीं। लेकिन यह है कि एक दफ़ा किसी सोर्स से PDF से देख लेना, या कोई भी आप कॉलेज, पर इसको आप एक दफ़ा एंड पे रखो। हाँ, आपके जितने स्टेशन है ना सारों को एक दफ़ा कर लो, अगर टाइम मिले कर लेना। हाँ। नहीं तो सुबह टाइम किसी दोस्त के साथ जाते जाते वैसे डिस्कस कर बात कर ली, मोर देन इनफ। हाँ। और पर्ल में इसकी एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद ही देख लेना नेट से। वो था पर्ल्स में बेसिकली यही होता है, CFRC है ना। अब CFRC में क्या, अभी तक आप वार्ड्स जाते हैं, गए हैं नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने एलोस कवर कराए ना, वो आपसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, लाइक परफॉर्मेंस होगी आपके जो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। उसमें अब आपके डिफरेंट एलोज हैं, उसमें आपके पास हैंड वॉशिंग है, रेडियल पल्स है, ब्लड प्रेशर मेजर करना है और सारा कुछ है। इसमें करना कुछ नहीं होता, आपको उन्होंने सिंपल सा, अगर तो थियोरेटिकल नहीं है ना, लाइक रेडियल पल्स है तो आया होगा एग्जामिन द पेशेंट या टेक द रेडियल पल्स, आपको सीधी कमांड देगा। अब इसमें जो खास ख्याल रखना है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो गलती करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, उससे हाथ लगाने से पहले आपने उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाना है अपना, और उससे कंसेंट लेना। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं लोगे तो एग्जामिनर आपको वहीं बोल देगा कि बेटा आप उसके आधे नंबर काट लेने हैं, वो बोल लेना। हाँ, अब आप एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए आप उसे बोल सकते हो मैंने हैंड सैनिटाइज करना। हाँ, यूजुअली नहीं पढ़ा हो तो आप कर सकते हो। अब आपने उसको राइट साइड से अप्रोच किया, इंट्रोडक्शन ले लिया, कंसेंट ले लिया, उसके बाद आपने जो भी होगा रेडियल पल्स लेनी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर लेना है। अब नहीं, एक नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि डजेंट मैटर आपको फाइंडिंग मिल रही है, आपको रेडियल पल्स मिल रही है, आपको ब्लड प्रेशर सुन रहा है जो आप स्टेप के थ्रू कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ेगा, आपने ब्लड प्रेशर आया तो आपने उसे बता देना है कि स्कल्टेटरी और पालपेटरी स्फिग्नोमेनोमीटर। एक आप ऐसी चीज़ बताओगे ना तो एग्जामिनर को पता होगा कि यार ये पढ़ के है, ठीक है। दूसरी चीज़, नंबर है सिर्फ एक्टिंग। बिल्कुल, मुझे याद है, अब सर मैं गया हूँ तो मैंने उसको कहा मुझे नहीं सुन रहा, उससे मेरे आधे नंबर काट दिया। अगर मैं वहाँ पे बोल देता ना 125 85, उसने मुझे 8 नंबर काट दिया। फर्स्ट ईयर में कौन एक्सपेक्ट करेगा आप डायग्नोसिस बनाओ, आपको थर्ड ईयर तक नहीं पूछता। हाँ, आपको थर्ड ईयर तक भी डायग्नोसिस नहीं बनाने का कहा जाता, आपसे सिर्फ परफॉर्मेंस करवानी है। और उसके साथ ये है कि आपने जब जाना है ना तो कोई ब्लंडर नहीं मारना, कि मतलब सारे आपको देख के एक दफ़ा कहेंगे भाई ये पता नहीं क्या हो गया, तो चीज़ नहीं फेंक देनी नीचे, कुछ नहीं करना, वॉच पहन के जाओ पल्स वगैरह के लिए। हाँ, और अपना जो है ना डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन करके जाओ, ख़ास तौर पे जब आपने बैठना है, उठना है, सलाम करना है, और ज़रा अगर टाई शाई लगा जाओ तो अच्छी बात है। ओवरऑल साफ़ सुथरा होना चाहिए, अगर स्टेथ डाल लो गले में तो ठीक है, और ज़रूरत पड़े ना पड़े उसके अलावा हिस्टो पेंसिल लाजमी है। हाँ, हिस्टो पेंसिल लाजमी है। अपना पाउच शाउच सेट करके, स्टूडेंट कार्ड में अक्सर कॉलेजेस में वो मैंडेटरी कर देते हैं। बाकी ऑस्पी लीक के बारे में
मेरे ख्याल से वो फिर कभी आएगा तो फिर बता देंगे। ऑस्पी लीक तो वो फिर हर कॉलेज के हिसाब से ना, हाँ। लेकिन आपको कभी भी नहीं ऑस्पी लीक होने पे या पता लगने पे रहना चाहिए। कोई पता नहीं सिनेरियो क्या हो वहाँ पे आपको अगले दिन जाके। तो मेरे ख्याल से कवर हो गया सारा, इसमें स्टेशन सारे पूरे हो गए ना। हाँ ठीक हो बस गया। वाइवा है वो फिर अब उसका कोशिश करते हैं कि एक वीडियो बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों को कोई इशू हो, क्योंकि अभी तो कमेंट आएगा जाएगा, लेकिन अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछो। हाँ। और अगर कमेंट में हो सका तो हम भी सीनियर reply से करें। इसलिए ज़रूरी है कि हर कॉलेज का ना थोड़ा सेटअप डिफरेंट होता है, तो वो उस चीज़ से गुजरे होते हैं सब हाँ। सीनियर्स, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।